तो आज का जो हमारा लेसन है दैट इज ऑन प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द वैदिक एज। तो ये जो थोड़ा टॉपिक है इट इज मोर लाइक अ छोड़े या ना छोड़े वाला टॉपिक है। तो सिंस वी आर डूइंग एवरीथिंग और वी आर एमिंग फॉर 100% इन आर एंशिएंट एंड मिडिवल पोर्शन। तो इसको भी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि क्यों इस लेक्चर का जरूरत पड़ा, बिकॉज जो एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक इन द नेम ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ना आपको प्रॉपरली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ना आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाता है कोचिंग में, बिकॉज आई हैव बीन देयर। और वहाँ पर काफी मोनोटनस वे में पढ़ाया जाता है, तो उस कारण क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट हट जाता है और फिर प्रीलिम्स के 10-15 दिन 20 दिन पहले यू स्टार्ट लुकिंग फॉर क्रैश कोर्सेज और नोट्स वगैरह। तो इसलिए बेटर है कि अभी 200-250 डेज बाकी है, तो हम लोग अभी ये सब कर लें। तो देर इज वेरी थिन लाइन ऑन हाउ व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। लास्ट क्लास जिन्होंने अटेंड किया था तो दे नो कि व्हाट आई हैड सेड कि अगर आप थोड़ा कम पढ़ोगे तो यू वोंट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, और अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो यू विल बी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल ऑल टुगेदर। तो उतना हमें समय अपना बर्बाद करना नहीं है। ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको, तो उसमें मैंने ब्रैकेट में हर जगह लिख दिया है कि व्हाट कैन कम एंड व्हाट कैन नॉट कम। अगर ब्रैकेट में प्रीलिम्स लिखा है तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, और अगर ब्रैकेट में GS1 लिखा है तो फिर वो आपके मेंस के आंसर पॉइंट्स के लिए फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग नोट्स एंड PPT आपको मिल जाएगा। जो हमारे फ्रेंड्स नहीं आ पाए आज, उनको मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और जो हमारा इनिशिएटिव है उसका एम है टू चेंज द नेचर ऑफ UPSC प्रिपरेशन फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू। चलो, आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, वी विल बी स्टडिंग द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके GS1 में, क्योंकि GS1 में आप देखोगे तो एंशियंट एंड मिडिवल से 3 से 4 क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो जो अगर GS1 का आप सिलेबस उठा के देखोगे और GS1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और उसमें जेनरिक क्वेश्चंस में सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री पूछा जा सकता है। देन विल बी स्टडिंग दी प्री हिस्टोरिक इंडिया। उसके बाद हम लोग पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक एज पढ़ेंगे। विल देन मूव ऑन टू दी चाल्कोलिथिक एज। फिर हम प्रीवियस ईयर्स का एक मेंस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट वैदिक लिटरेचर एंड देन विल स्टडी अबाउट वैदिक सोसाइटी। और उसके बाद आई विल अलाउ यू गाइस टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स अगर आपको कुछ है रिगार्डिंग दिस लेक्चर या फिर इनिशिएटिव के बारे में। तो टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चैट में आप लिख सकते हो, तो आई विल मूव अहेड। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, चलो। तो अब आप देख देख सकते हो, हम सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा GS1। तो UPSC में पूछा जा चुका है लिटरेरी सोर्स और नॉन लिटरेरी सोर्सेज का जो डिस्टिंक्शन है, और डायरेक्टली नहीं पूछा है बट लाग लपेट के, और दे हैव आस्क्ड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो लिटरेरी सोर्स 2 टाइप का हो गया, दीज आर रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। तो यहाँ पर भी मैंने देखो जहाँ लिखा है GS1, तो आप UPSC कैन आस्क, जैसे मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर पूछ सकता है कि हाउ सेक्युलर लिटरेचर ऑफ द एंशियंट इंडिया गेव इंसाइट इनटू द सोसाइटी, क्योंकि दैट सोसाइटी और GS1 का जो पोर्शन है उसमें एंशियंट लिटरेचर एंड इंडियन सोसाइटी उसको हाइब्रिड हाइब्रिड बना के UPSC कैन आस्क दैट, क्योंकि पूछ चुका है। तो देखो, रिलीजियस लिटरेचर है, उसमें वेदास है, उपनिषाद है, सूत्रास है, एपिक्स है। एपिक्स लाइक महाभारत और रामायण। एपिक्स उसको बोलते हैं जो बहुत लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज और लॉन्ग फॉर्म पोएम्स होता है। देन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट है। ये फिर हो गया आपका रिलीजियस। और उसके बाद फिर सेक्युलर लिटरेचर होता है। तो सेक्युलर लिटरेचर क्या हो गया कि उस समय के जो किंग्स थे, या उस समय के जो मैथमेटिशियंस थे, या उस समय के स्टोरी टेलर्स थे, उन्होंने जो लिखा था उस वो था। तो उसमें क्या आ जाता है, धर्मशास्त्र आ जाता है, मनुस्मृति। एक डिस्क्लेमर है दैट मनुस्मृति का अगर आपको GS1 का क्वेश्चन है तो अवॉइड यूजिंग मनुस्मृति, बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, एंड लॉट्स ऑफ जो आपके इवेलुएट करते हैं प्रोफेसर्स,
जो मेरा इंटरेक्शन रहा है उनसे, तो दे डू नॉट लाइक व्हेन यू पीपल राइट मनुस्मृति, तो ये मनुस्मृति मत लिखना। अर्थशास्त्र लिख सकते हो, अर्थशास्त्र सेक्युलर लिटरेचर में यू कैन डिस्कस अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पे इस साल भी क्वेश्चन था, जो प्रीलिम्स दिए हैं दे वुड नो, तो काफी काफी टफ क्वेश्चन था। अष्टाध्यायी बाय पनीनी, कल्हाना, कालिदास, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं इसको फिर से आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। संगम लिटरेचर, तो ये सब जितना भी है लिटरेचर है, तो लिटरेचर के लिए अलग से एक मॉड्यूल रहेगा, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स है उसमें मल्टीपल टाइम्स, आप 2013 से जितने भी प्रीलिम्स के पेपर्स है उसमें उठा के देख लो, तो लिटरेचर इज अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। अब तो उसके लिए व्हाट आई डू कि मैं एक मेरे पास पड़ा हुआ है 50-60, मैंने बनाया था बिफोर प्रीलिम्स, दिस ईयर्स प्रीलिम्स, 50-60 लिटरेचर जो राइटर्स एंड लिटरेचर एंशिएंट राइटर्स और उनका जो बुक्स है, तो आई विल सेंड यू दैट, ठीक है। अब नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आप देखोगे तो कॉइन्स आ जाता है, तो कॉइन्स का क्वेश्चन था GS1 में, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो दैट वाज रिलेटेड टू गुप्ता नुमिस्मेटिक आर्ट, और उसमें पूछा था कि जो नुमिस्मेटिक है दैट इज रिलेटेड टू योर कॉइन्स, तो उसमें पूछा था कि जो कॉइन्स है वो कैसे आफ्टर गुप्ता पीरियड वो डिक्लाइन हो गया, तो उसमें आपको लिखना था कि जो गोल्ड है वो मतलब कम मिलने लगा था, जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन था वो थोड़ा सा वर्स हो गया था। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज में एक तो कॉइन्स आ जाता है, तो कॉइन्स में क्या होता है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाया था, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने गाड़ा निकाला था कॉइन्स, तो उस पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस होते थे, तो वहां से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत चीज पता चलती है। देन इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति, तो मौर्यास जो थे और सतवाहनास और गुप्तास, तो उन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, तो मोस्ट फेमस एग्जांपल है प्रयाग प्रशस्ति, दैट इज रिलेटेड टू योर समुद्रगुप्त, और वो उसमें मतलब उसने पूरा लिखा था, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है कि कितने ग्रेट किंग थे, तो उसी टाइप से जो सतवाहनास थे, तो आप देखोगे गौतमी पुत्र सतकर्णी वगैरह, तो उनका और गुप्ता के टाइम में भी और मौर्यस के टाइम, अशोका के टाइम में भी काफी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले थे, जिनके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर निकाला था कि कैसे ये उस समय का सोसाइटी वर्क करता था, कैसे उस समय का जो इकोनॉमी वर्क करता था। अब फिर नॉन लिटरेरी सोर्स में थर्ड आ जाता है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में जो बात किया था कि हड़प्पन साइट्स मिले थे, फिर नालंदा टेम्पल है, तक्षशिला टेम्पल है, तो वहां से भी बहुत चीजें पता चली थी। देन ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल और ये बायोलॉजिकल एनालिसिस है, तो वहां पर उससे भी बहुत चीज पता चलती है। अब जैसे गया में है, तो गया में गया बिहार में एक जगह है, तो वहां पर बोध गया में ट्री था, महाबोधि ट्री, तो उसका कार्बन डेटिंग हुआ था, तो दैट इज बायोलॉजिकल एनालिसिस। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू भी पता चलता है कि वो कितनी पुरानी जो एरिया है या वहाँ का जो रूइंस है वो कितना पुराना है, तो उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसे मतलब वर्क करती थी। देन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दिस इस पे हम एक वो भी करेंगे, अलग से क्लास भी करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम मतलब अब बिफोर 2013 भी इट वाज अ फेवरेट टॉपिक। मिडिवल फॉरेन ट्रैवलर्स का भी पूछा था, एंशिएंट फॉरेन ट्रैवलर्स का भी पूछा था, प्रीलिम्स में फेवरेट है, मेंस में फेवरेट है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स तो आपको करना ही करना है, और इसमें जैसे मेगास्थीनिस है, तो ये अभी जो आप देख रहे हो ये सारे एंशिएंट ट्रैवलर्स हैं, मतलब गुप्ता के हर्षवर्धन के टाइम तक हम लोग बात करते हैं एंशिएंट का, और आफ्टर हर्षवर्धन पर वो मिडिवल स्टार्ट हो जाता है। तो हम कंबाइंड एक करेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स का और लिटरेरी सोर्सेस का, तो वो क्लास रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और आप यहाँ देखोगे तो मेगास्थीनिस ने इंडिका लिखा था, तो मेगास्थीनिस ये पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में कि मेगास्थीनिस का इंडिका किस सोसाइटी या किस एरा का था, तो उसको आपको ऑप्शन दे देगा मौर्य, गुप्ता एंड हरियंका एंड एक और कोई ऑप्शन रहेगा, तो वहां से आपको देखना है तो मौर्यन सोसाइटी आप कर सकते हो। और ये पॉइंटर मेगास्थीनिस का अगर पूछेगा कि फॉरेन ट्रैवलर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में GS1 में पूछेगा कि मेंस में कैसे लिखना है, तो यू कैन स्टार्ट एक पूरा ब्यूटीफुली आप स्टार्ट कर सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यू स्टार्ट फ्रॉम मेगास्थीनिस, बिकॉज मेगास्थीनिस का जो बुक है वो सबसे पुराना लिटरेरी सोर्स है एक फॉरेन ट्रैवलर का। उसके बाद यू मूव ऑन टू फाहियान, तो फाहियान ही केम इन 500 सेंचुरी AD एंड वो उसने गुप्ता सोसाइटी के बारे में लिखा था। देन केम हुआन सैंग, और फिर वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। प्रीलिम्स में
वेरी इंटरेस्टिंग एक चीज हो सकती है आपके साथ, दैट आपको 5-6 राइटर का वो दे दे, 5-6 ट्रैवलर्स का वो दे दे और उसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए बोले, जैसे A1 B2 C3 वो वाला रहता है ना, तो वो भी आपको एक क्रोनो, आप जब नोट्स बनाओगे या आप पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना कि कौन फॉरेन ट्रैवलर कहाँ आया। तो वहां जाके डू नॉट गेट कंफ्यूज कि फाहियान पहले आया था कि हुआनसांग आया था, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो फाहियान केम फर्स्ट, देन केम हुआनसांग। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? अगर आपको GS1 में ये पूछ सकता है कि इन जो नॉन लिटरेरी सोर्सेज में फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम क्या आई थी, तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। तो इसमें प्रॉब्लम था कि बहुत सारा बायस्ड राइटिंग भी था और बहुत एग्जैजरेट राइटिंग था। वाई एग्जैजरेटेड राइटिंग? बिकॉज हुआन सैंग फॉरेन फॉरेन ट्रैवलर्स का अकाउंट है, तो हुआन सैंग और हर्षवर्धन, ठीक है, तो हर्षवर्धन एक इसमें आप लिख सकते हो GS1 में कि व्हाट वेर द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। तो उसमें है कि बायस और एग्जैजरेटेड पॉइंट था, बिकॉज हर्षवर्धन ने जो वहाँ कन्नौज उसका कैपिटल था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी असेंबली रखी थी हुआन सैंग के ऑनर में। तो वहां से भी काफी हुआन सैंग इन्फ्लुएंस होकर उसने बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें लिख दी थी कि हर्षवर्धन ऐसा था वैसा था। तो यू कैन राइट दिस पॉइंट एज अ काउंटर पॉइंट कि यस, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स वेयर अ लेजिटिमेट सोर्स, बट एट द सेम टाइम काफी एग्जैजरेशन और काफी ये एक तरह से एग्जैजरेट करके लिखा गया था, तो उसके वजह से वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आप कंक्लूड कर देना। मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं अपने इस पे ये स्टोनेज पे बात करते हैं। तो जो स्टोनेज था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ओल्ड स्टोनेज जिसको हम लोग पेलियोलिथिक बोलते हैं, मिड स्टोनेज जिसको हम लोग मीजोलिथिक बोलते हैं, और देन द नियोलिथिक एज। तो ओल्ड स्टोनेज में 10,000 BCE तक था। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 लाख BCE और 10,000 BCE तक रहा। जो मीजोलिथिक था दैट इट वाज लिमिटेड टू 6,000 BCE, और जो नियोलिथिक एज था इट वाज लिमिटेड टू 1000 BCE। उसके बाद नया एज अपना शुरू हो गया। ऊपर में आप देख सकते हो RB फुट और सर मॉर्टिमर व्हीलर है। तो ये बेसिकली जो एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल है तो दे वुड नो, क्योंकि हमें 10-10 मार्क्स का इनके ऊपर लिखना होता है, 10-15 मार्क्स का लिखना होता है। बट एज अ GS स्टूडेंट, जो जिनका नॉन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो वो दे कैन, अगर अगर चाहें तो अपने GS1 के आंसर में एक लाइन में लिख सकते हैं कि अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी बाय RB फुट एंड सर मॉर्टिमर व्हीलर प्रूव दैट। तो वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देगा, हाफ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा फॉर मेंशनिंग दिस, बट वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये बिकॉज दिस इज डोमेन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेलियोलिथिक एज में, विच वाज टिल दी 10,000 BC। तो होमो इरेक्टस, अभी जैसे हम होमो सेपियन सेपियन है, जो हमारा प्रेजेंट हम लोग स्पीशीज है, दैट वी आर होमो सेपियन सेपियन। तो उस समय जो पेलियोलिथिक एज था, तो वहां पर जो मेन स्पीशीज थी वो होमो इरेक्टस की थी और नेग्रिटो रेस था। हंटर एंड फूड गैदरर्स थे बेसिकली, जो मतलब जैसा इनका रहता है कि हंट किया, गैदर किया। हंट, मैन यूज टू गो टू हंट, और फिर जो ओल्ड पीपल थे और जो वुमेन थी दे यूज टू गैदर फूड, और फिर वो आके अपना बनाते थे। और एग्रीकल्चर का इनका कोई कंसेप्ट नहीं था, हाउस बिल्डिंग का कंसेप्ट नहीं था, पॉटरी का कंसेप्ट नहीं था, और मेटल का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो बहुत ही प्रिमिटिव लिविंग था इनका। और केव पेंटिंग्स अपर पेलियोलिथिक पीरियड में शुरू हुई थी, केव पेंटिंग पहले नहीं था। अगर आप देख सकते हो पेलियोलिथिक टूल्स, तो देखोगे आप काफी शार्प नहीं है ये। आई शो यू, ये तो हैंड रिटन है, दिस यू कैन मेक इन योर बोथ एंथ्रो। अगर आपका एंथ्रो ऑप्शनल है उसमें आप बना सकते हो, वो वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप GS1 में भी बनाओगे छोटा सा तो चलेगा। ये अब आई शो यू टूल्स। तो इस टाइप का अगर आप देख सकते हो, तो इस टाइप का कुछ उनका वो था। तो ये दे यूज टू लिव अ वेरी प्रिमिटिव लाइफ, और एक जगह पे ज्यादा देर देर टिकते नहीं थे कभी। यहाँ एक जगह रुका तो फिर वहां 15-20 दिन अपना कैंप बनाया, एंड देन दे यूज टू मूव ऑन। उस पे बेस था उनका कि कहाँ पर उनको हंट ज्यादा मिल जाए। तो ये हाँ, ये जो आप देख रहे हो दीज आर पेलियोलिथिक टूल्स। तो एक चीज आप इसमें देखोगे, बहुत शार्प नहीं है, ये बहुत ही ब्लंट टूल्स है। तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल होता नहीं था। तो ये क्या होता था कि जो छोटे एनिमल्स थे उनको स्किन करने के लिए और थोड़ा सा आग वाग लगाने के लिए यूज होता था। देन अब आ जाओ आप मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, आप यहाँ पर देखोगे, मैं अगर कर्सर आपको दिख रहा है, तो माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एंड GS1।
तो ये आप माइक्रोलिथ्स पता रहना चाहिए। अगर माइक्रोलिथ्स आपके प्रीलिम्स में आए तो तुरंत आप कनेक्ट कर लेना, ओके माइक्रोलिथ्स है तो मीसोलिथिक एज से होगा। 4 ऑप्शन दे सकता है कौन से एज से रिलेटेड है, तो माइक्रोलिथ्स एमएम है तो वहां से आप निमोनिक्स बना लो। जो मीसोलिथिक एज था वो सेमी परमानेंट था और टेम्पररी था। तो उसमें क्या था कि पेलियोलिथिक में तो पूरा टेम्पररी था, 15 दिन एक जगह रुका, 15 दिन फिर आगे रुका, 15 दिन आगे रुका, करते 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 एंड देन दे उसके बाद कर लिया अपना। एक मिनट भाई, एक क्वेश्चन आया है। Do we have to specifically cover the insights given in the foreign accounts like specific details about Indica और later? यार स्पेसिफिक नहीं करना है। जीएस के आप स्टूडेंट हो, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हो फिर देन बातें चेंज हो जाती है। तो एक जो क्वेश्चन आया है कि हमें जो फॉरेन अकाउंट्स है उसको डिटेल में करना है क्या, वो डिटेल में नहीं करना है। इतना पता रहना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता रहना चाहिए आपको कि इस साल आया था या इस एरा में आया था, इसके पहले आया था या इसके बाद आया था। उसके डेप्थ में नहीं जाना है। और ये आपको पता रहना चाहिए कि उसने मोटा मोटा क्या बात किया था। तो जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर है, या आप देखोगे उस समय अकबर के समय फादर मोंटेसेराट आया था, एंड देन औरंगजेब के समय ये आया था। तो इस टाइप से कुछ किसी ने डायमंड्स के ऊपर बात की थी। तो ये मोटा मोटा आपको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई ये है। लेकिन आप डेप्थ में जाओगे तो देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल ऑल टुगेदर, और हमारा एजेंडा हिस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करना नहीं है, राइट। तो मूविंग ऑन, मीसोलिथिक एज 6000 बीसी तक था। तो जो जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था पेलियोलिथिक का, वो जो टूल्स था दे वर वेरी ब्लंट, मतलब बहुत ज्यादा शार्प नहीं थे। यहाँ पर मीसोलिथिक में थोड़ा सा शार्प हुआ एंड सेमी परमानेंट लिविंग शुरू हो गया। जैसे पहले 15-15 दिन पे दे यूज्ड टू चेंज प्लेसेस, नाउ मीसोलिथिक में थोड़ा सा ज्यादा 6 मंथ्स का गैप होने लगा। माइक्रोलिथ्स टूल्स आने लगे। तो माइक्रोलिथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फिर क्योंकि पूछा जा चुका है पहले। तो माइक्रोलिथ्स में माइक्रोलिथ्स का मल्टीपर्पज काम था। दे कैन बी यूज्ड एज टूल्स, स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स, सिकल्स। तो बहुत मतलब उसका एक डायनामिक टूल था माइक्रोलिथ्स। तो उसका आप वो भी बना सकते हो। अगर छोटा सा ऐसे इस टाइप से, अगर जैसे आप देख सकते हो जो मैंने इस यूपीएससी वाला आंसर राइटिंग शीट में ही नोट्स बनाया है, तो ऐसे इस टाइप से आप बना देना एंड माइक्रोलिथ्स का फोटो बना देना एंड फिगर माइक्रोलिथ्स, और फिर लिख दोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट योर एक्स्ट्रा मार्क्स। मीजोलिथिक में रॉक पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। रॉक पेंटिंग पे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, विच वी विल डिस्कस ऑल्सो यहाँ पर आज। तो फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो डिस्कवर हुई थी वो सोहागी घाट में हुआ था, कैमूर हिल्स में। कैमूर हिल्स फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफिकल मैपिंग के पर्सपेक्टिव से। और फिर भीमबेटका, खारवार, जावरा, कठोलिया। तो ये फोर फोर फाइव इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग के वो है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, अब यहाँ पर आप एग्जाम ओरिएंटेड देखो। जो ये चार ये हैं, अगर एक इंडिया का आप रफ मैप बना दो, अगर मान लो मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग पे क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा जा चुका है 2015 में, थीम्स रिपीट होते हैं, अगेन आई एम सेइंग। तो आप एक छोटा सा मैप बना दोगे और वहां पर भीमबेटका को मध्य प्रदेश में दिखा दो, खारवार को दिखा दो सेंट्रल इंडिया में, और उसके बाद फिर वहां दिखा दोगे तो देन यू विल बी एबल टू गेट योर एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये GS1 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और प्रीलिम्स में तो फिर साइट्स, लाइक आई हैव टोल्ड, साइट्स इंपॉर्टेंट है, मैप्स इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थीम्स कौन कौन से थे? हंटिंग था, रिलीजियस प्रैक्टिस था, डेली लाइफ था, और डिवीजन ऑफ लेबर था। तो ये क्वेश्चन 2015 का है। वहां पर पूछा था कि कैसे क्या क्या थीम्स दिखा रहा था मीजोलिथिक पेंटिंग्स। इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक पेंटिंग्स कौन कौन से थे? बागोर था, इट इज द लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट, तो ये राजस्थान में है। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आदमगढ़ में है इन मध्य प्रदेश, इट इज द अर्ली एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लंगनाज है, लंगनाज इज इन 2 प्लेसेस, मतलब एक सेम नाम का जो 2 प्लेस में है एज फार एज आई नो। एक गुजरात में है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर एक यूपी में भी एक है। देन छोटा नागपुर रीजन, तो छोटा नागपुर रीजन इज इन योर झारखंड, प्रेजेंट डे झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो आप उसको थोड़ा सा ना मैप बना के आप उसको थोड़ा सा शेड कर देना, एंड यू कैन शो कंसंट्रेशन ऑफ मीजोलिथिक पेंटिंग या मीजोलिथिक साइट्स। तो GS1 में आप ये कर सकते हो। अब नियोलिथिक पे आ जाते हैं। तो नियोलिथिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज। दिस इज इम्पोर्टेंट नियोलिथिक में क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था। अब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो व्हेन व्हेन अर्ली ह्यूमंस लर्नड एग्रीकल्चर, तो वहां से क्या हुआ कि अब एक जगह पे टिकने लगे। अब पहले क्या था, 15 दिन 6 महीना इस टाइप से वो निकलते थे पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक में।
नियोलिथिक में क्या हुआ, दैट ड्यू टू एग्रीकल्चर फाइनली सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गया। और नियोलिथिक एज को रेवोल्यूशन इन मैनकाइंड भी बोला जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसमें डालें तो नियोलिथिक एज को बोला जाता है इट एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड इंडिया ये ह्यूमन सोसाइटी। अब इससे क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर हुआ तो एक जगह पे लोग टिकने लगे, जब एक जगह पे टिकने लगे तो फिर सोसाइटी बनने लगी, सोसाइटी बनने लगी तो हायरार्की आने लगी। पहले क्या होता था कि एवरीवन वाज इंपॉर्टेंट। जब पेलियोलिथिक एज में क्या होता था कि पूरे सोसाइटी में हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था। बट नियोलिथिक में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के होने से अबंडेंस आया। अब एग्रीकल्चर था तो अब लोगों को एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं होना पड़ रहा था, बिकॉज अब स्टोर कर सकते थे। ग्रेन्स यूज टू लास्ट फॉर 1 to 2 years। तो खाने के लिए दूसरे पे आप डिपेंडेंट नहीं थे, तो कॉपरेशन कम हो गया। जब कॉपरेशन कम हुआ तो हायरार्की आ गई ऑटोमेटिकली। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज में। पॉटरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉटरी पहले पॉटरी कॉमन नहीं था मीजोलिथिक में, और पेलियोलिथिक में तो प्रेजेंट ही नहीं था। पहले नियोलिथिक में ही शुरू हुआ था, तो पहले हाथ से होता था एंड देन पॉटर्स व्हील। तो जो पॉटर्स व्हील है उसको भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बोला जाता है टुवर्ड्स द ह्यूमन सोसाइटी, एडवांसमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी। अब आप देख सकते हो जो ये नियोलिथिक टूल्स का डायग्राम है, इसमें शार्प है बहुत, इट इज वेरी शार्प। अब इसको देखो आप, ये पेलियोलिथिक का टूल्स था। दिस वन ये मीजोलिथिक टूल्स, ये सॉरी नियोलिथिक टूल्स है। तो आप देख सकते हो कितना शार्प है कंपेयर टू पेलियोलिथिक। देखोगे ब्लंट है पेलियोलिथिक, और ये नियोलिथिक इज वेरी शार्प। नियोलिथिक शार्प है, और इसमें मोर्टार और पेस्टल, ये देख रहे हो। ये इससे क्या होता था, जो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस वेर एबल टू, मतलब अपने जो ग्रेन्स है, ग्रेन से आटा बना पाए और स्पाइसेस वगैरह, इसी से मोर्टार और पेस्टल के ही जो डिस्कवरी है उससे बना पाए। और ये आप देख सकते हो कि जो तीनों, एक मिनट, हाँ, जो तीनों ये जितने भी इनके टूल्स है दे आर वेरी शार्प। तो उससे क्या हुआ कि शार्प टूल से दे वर एबल टू हंट एनिमल्स, और स्मॉल एनिमल्स को वो हंट कर पा रहे थे फाइनली विथ मोर प्रिसीजन। ये लाइक अभी हमने जैसे बात की थी कि इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। पहले क्या होता था कि सफिशिएंसी नहीं था तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, बट अब विलेज कम्युनिटीज बनने लगी, एक जगह पे लोग टिकने लगे, परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। सो दिस इज नॉट दी परमानेंट सेटलमेंट जो हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस का इन 1792 वाला। दिस इज योर परमानेंट सेटलमेंट, मतलब लिटरल परमानेंट सेटलमेंट है, दैट पीपल स्टार्टेड स्टेइंग एट वन प्लेस। डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा एज एंड सेक्स के बेसिस पे। तो एक थ्योरी है दैट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर पैट्रियार्की वाज एबल टू फ्लोरिश। तो ये बोला जाता है कि जो वुमेन का ऑपरेशन है दैट स्टार्टेड आफ्टर एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो खैर वो तो अब फिर सोशोलॉजी का टॉपिक हो गया। बट नियोलिथिक साइट्स में इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ इज ऑल्सो अ इंडस वैली साइट। इफ यू विल रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, वहां मेहरगढ़ में हमें वीट मिला था। लोथल में राइस मिला था, मेहरगढ़ में हमें वीट मिला था। तो कोल्डीवा, चिरांड, सेनुवार, ब्रह्मगिरी, मास्की। मास्की इज ऑल्सो ये अशोकन एडिक्ट, माइनर एडिक्ट था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑल दीज साइट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। चाल्कोलिथिक एज, फाइनल जो हमारा नोट्स है उसमें चाल्कोलिथिक एज आ जाता है। तो चाल्कोलिथिक एज वाज एक्चुअली साइड बाय साइड चला था नियोलिथिक के साथ। बट चाल्कोलिथिक का एक पेक्यूलियर चीज थी दैट कॉपर वाज यूज्ड अ लॉट। तो जो चाल्कोलिथिक लोग थे तो वो कॉपर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स थे। जो उनका टूल्स था वो कॉपर स्मेल्टिंग करके बनाया गया था। और चाल्कोलिथिक एज आल्सो मार्क द इमर्जेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल्स along with स्टोन टूल्स। इसके पहले क्या हो रहा था, दैट ओनली ये चल रहा था, मतलब स्टोन टूल्स चल रहा था। फर्स्ट टाइम चाल्कोलिथिक एज में मेटल शुरू हुआ था। फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन चाल्कोलिथिक एज वाज कॉपर। मेजर, आप अगर साइड में देखोगे तो मेजर चाल्कोलिथिक साइट इज बनास, मालवा, इनामगांव। देन यू हैव आहार, दाइमाबाद। दाइमाबाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इट वाज द सदर्न मोस्ट हरप्पन साइट। देन सोनगांव, चिरांड। तो क्या होता था ना कि जैसे यहाँ पर आप कुछ देखोगे तो साइट्स, चाल्कोलिथिक साइट्स आपको इंडस वैली में भी मिलेंगे। तो एक्चुअली दे वेर कंटेम्परेरी चल रहा था उनका, साइड बाय साइड दोनों कल्चर्स चल रहे थे।
चाल्कोलिथिक में फिर और हड़प्पन में क्या डिफरेंस था? हड़प्पन जब चाल्कोलिथिक शुरू हुआ तो हड़प्पन भी चल रहा था, तो जो चाल्कोलिथिक कल्चर था दैट वाज प्राइमरली रूरल। तो वो हड़प्पन जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट टाउन प्लानिंग था, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज था, और ग्रिड चेसबोर्ड एक पूरा उनका जो टाउन प्लानिंग थी, तो अर्बन एक टाउन प्लानिंग था उनका। चाल्कोलिथिक वाज रूरल। और इनका जो चाल्कोलिथिक में था कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा था, हड़प्पन में ब्रोंज का इस्तेमाल था। जो चाल्कोलिथिक पीपल थे दे यूज्ड टू लिव ऑन हिली लैंड्स और रिवर। तो ये आर एस शर्मा, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो इट इज मेंशन्ड देयर। और ये जो हड़प्पन्स थे जो आर एस शर्मा में लिखा हुआ है दैट वहां लिखा हुआ है कि फ्लड प्लेन्स के पास ज्यादा रह रहे थे। इंडस वैली आप देखोगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइट्स और रिवर्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस रिवर्स थे उनके हड़प्पन साइट्स उनके उनके फ्लड प्लेन्स में ही प्रेजेंट थे। Harappans used burnt bricks, और Chalcolithic they did not, Chalcolithic people they did not use। तो ये हमारा बेसिकली नोट्स था। अब हम लोग पीपीटी पे फोकस करेंगे। जल्दी से हम ये कर लेते हैं, मैप्स वगैरह देख लेते हैं एक बार। तो ये एक डिटेल मैप है सारे उसका। इसमें आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर पहले लेजेंड्स पे आ जाओ। तो रॉक एंड केव पेंटिंग है, मीजोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, अभी हमने जैसे बात की मीजोलिथिक का था, लेट स्टोन एज हमारा नियोलिथिक का था, अर्ली स्टोन एज वाज आर पेलियोलिथिक। फिर कॉपर और ब्रोंज इंप्लीमेंट्स कहाँ कहाँ से थे? आयरन एज का था। और फिर आयरन एज के ग्रेव्स कहाँ कहाँ मिले थे? तो इसमें से आप देख सकते हो तो सोन वैली आप देखना, थोड़ा सा अगर कर्सर दिख रहा है तो आपको टुवर्ड्स पाकिस्तान सोन वैली है। तो यहाँ से काफी सारे वो मिले थे, जो ये होमो इरेक्टस वगैरह के स्पीशीज थे, ह्यूमन जो अर्ली ह्यूमंस के स्पीशीज थे। तो काफी ज्यादा एक्सकवेशन यहाँ पर हुई थी। देन आप यहाँ देखोगे तो आडमगढ़ है, ताप्ती रिवर के पास ऊपर में, अगर आपको कर्सर दिख रहा है तो। और जोरवा ये है, इट इज ऑल्सो ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, तो जो मीजोलिथिक साइट है। देन ये आप अगर ये वाला पूरा एरिया देखोगे तो यही छोटा, अभी हमने बात की थी छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट एज हो जाता है, एरिया हो जाता है फॉर आर अर्ली हिस्ट्री। और फिर ये चिरांड है, चिरांड इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि पूछा जा चुका है पहले प्रीलिम्स में, आई थिंक 20-25 ईयर्स पहले ये क्वेश्चन था चिरांड के बारे में। देन ये अगर आप साउथ में आओगे तो साउथ में भी काफी सारे वो है। तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई विल नॉट लाइक, बहुत डिफिकल्ट है कि सारे याद करके जाना। तो एक मतलब एक अगर आप बार बार देखते रहोगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। देन फिर क्या होता है, अगर इसमें से भी डेप्थ में पूछ लिया तो फिर वो होता है ना कि कुछ चीजें छोड़ी भी जाती है। 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप इसको फिर करने बैठोगे तो ये लिटरली, अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी बैड। क्योंकि अगर मान लो आप क्रिकेट से एनालॉजी अगर करके देखोगे तो हर बॉल पे छक्का नहीं मारते हैं, कोई बॉल छोड़ी भी जाती है। तो उस अगर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स कर लेना, अगर बहुत डीप में पूछेगा इसमें से तो फिर छोड़ देना। तो इसमें आडमगढ़ इंपॉर्टेंट है। देन ये चिरांड इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको थोड़ा बिहार के साइड में दिख रहा है। फिर सोन वैली है, बेयस वैली है। देन और कहाँ पर है एक साउथ में, हाँ ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी इज इम्पोर्टेंट। और फिर ये ब्रह्मगिरी एक्चुअली ये मौर्यन टाइम्स में भी हम पढ़ेंगे, तो मौर्यन टाइम्स में वी हैव टू कवर ये अशोकन एडिक्ट्स। तो वो ब्रह्मगिरी और मस्की जो साउथ में था तो वो भी करना होगा हमें। उज्जैन वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी काफी है। तो अगर आप इसमें से 2-3 साइट्स याद कर लोगे ना, तो जीएस 1 में आप एक रफ रफ मैप बना के और 3-4 जगह चिरांड विरांड दिखा देना, पानीपत दिखा देना, यहाँ पर मिला था। और आडमगढ़ में, आडमगढ़ इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वहां पर आपको ये रॉक पेंटिंग्स वगैरह भी थे। और भीमबेटका आप दिखा देना, भीमबेटका यहाँ पर होना चाहिए था। हाँ ये दिस इज नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स में बुरजा होम इज इम्पोर्टेंट। बुरजा होम इज इन जम्मू कश्मीर। तो बुरजा होम वाज आस्क्ड लास्ट ईयर 2021 के प्रीलिम्स में, आप उठा के देखो तो शायद बुरजा होम वाज प्रेजेंट। और कोलदीवा, हलूर, पयमपली इज इम्पोर्टेंट, साउथ में तमिलनाडु में आ जाता है आपका। दाऊजाली हादिंग इज इम्पोर्टेंट, दिस कम्स इन असम। तो दाऊजाली हादिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लड़के मतलब 10 मार्क्स का नोट्स बनाते हैं इस पे। देन मेहरगढ़ इज इम्पोर्टेंट, मेहरगढ़ इज ऑल्सो इंडस वैली साइड। तो वहां पर हमने जैसे पढ़ा था वीट मिला था वहां पर। भीमबेटका आपको दिख रहा होगा, भीमबेटका आपका क्वेश्चन आ सकता है ये मेसोलिथिक आर्ट में, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। तो भीमबेटका आप दिखा सकते हो मैप पे।
भीमबेटका आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अरेंज दीज केव पेंटिंग्स। तो उसमें स्थिन स्थवल साउथ में है, भीमबेटका ऊपर है, आदमगढ़ उसके नीचे है, तो ये सब देखना होगा आपको। अगेन पयमपल्ली पहले हमने देखा था, ब्रह्मगिरी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो आप देख सकते हो ये भीमबेटका का है। तो ये सोशल लाइफ के बारे में बता रहा है दैट ये हंटिंग पे जा रहे हैं, और ये आई थिंक ये गधा है जो इन्होंने बनाया, क्योंकि हॉर्सेस वेयर नॉट दैट प्रोमिनेंट उस समय। तो दे यूज्ड टू रिलाई ऑन ये डोंकीज। अब हाँ, अब प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times, but also a fine aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate this comment. तो अब जैसे इस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ताकि पहले समझ लें हम कंटेक्स्ट। अगर आप आंसर राइटिंग वाला हमारा फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कंटेक्स्ट के बारे में काफी ज्यादा आई मतलब प्रेशर देता हूँ, बिकॉज कंटेक्स्ट आप एक बार हिट कर लोगे तो फिर कंटेंट और प्रेजेंटेशन सेकेंडरी हो जाता है। तो अगर इसमें देखोगे तो मीजोलिथिक पहले हटा लो, मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, जब मीजोलिथिक लिख दिया है तो हम मिडिवल इंडिया का बात ही नहीं कर रहे, हम एंशिएंट इंडिया का बात नहीं कर रहे, हम प्री हिस्टोरिक इंडिया का बात कर रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक करेक्ट क्रोनोलॉजी में आ गए, अगर आप मीजोलिथिक को हटा दिया तो। उसमें फिर क्या बोल रहा है, नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स, कल्चरल लाइफ को सिर्फ नहीं बोल रहा है, बट एक फाइन एस्थेटिक सेंस, मतलब एक जो आज के मॉडर्न पेंटिंग्स है उसके कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है, देखने में अच्छा लगता है। तो उसमें क्रिटिकली इवेलुएट करो। तो इसमें आपको दो चीजें करनी है। एक तो कल्चरल लाइफ पे आपको कमेंट करना है कि कैसे कल्चरल लाइफ में वो उसको दिखाया, बिकॉज दिस इज द सेकंड पार्ट। पहला जो फर्स्ट पार्ट था वो मीजोलिथिक था, एक मिनट, मीजोलिथिक था। तो मीजोलिथिक में हमने क्रोनोलॉजी पकड़ी इस क्वेश्चन की। फिर कल्चरल लाइफ पे 3 या 4 पॉइंट आप कमेंट कर सकते हो कि एक रिलीजन, अर्ली रिलीजन के बारे में हमें पता चला। अभी जैसे हमने बात की थी थीम्स कौन कौन से थे मीजोलिथिक इसमें भीमबेटका वाले में, तो हमें अर्ली रिलीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पता चला। एंड वी गॉट टू नो कि किस टाइप का फूड्स कंज्यूम होता था, किस टाइप के एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होते थे। उसके बाद इतना जब आप कर लोगे तो आपका एक इंट्रोडक्टरी और हाफ बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आप उसको फाइन एस्थेटिक सेंस में आप चले जाओगे। अब एस्थेटिक सेंस में आप क्या लिखोगे, दैट कलर्स वेयर यूज्ड, वाइब्रेंट कलर्स वेयर यूज्ड, और काफी ज्यादा शार्प इमेजेस बनाए गए थे। और ये एक सोशल, उसमें भी आप सोशल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो, दैट ये जो जिस टाइप के पेंटिंग्स थे तो वो काफी मतलब सोशल लाइफ को दिखाते थे। और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, दैट एक अपने आंसर शीट में एक आप वो बना लो, बॉक्स टाइप का बना लो, और एक रफ स्केच, जैसे भीमबेटका में आपने देखा ना पेंटिंग इस टाइप का ना, जैसे अगर ये बना सकते हो तो आप ये भी बना सकते हो, और फिगर में लिख देना नीचे, फिगर रफ स्केच ऑफ द पेंटिंग्स फाउंड इन भीमबेटका केव, तो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। एक बार आपने कंटेक्स्ट हिट कर दिया मीजोलिथिक से, यू गॉट द क्रोनोलॉजी राइट, उसके बाद आपने कंटेंट सही लिखा, एंड देन फिर जो प्रेजेंटेशन है वो थर्ड में आता है। आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट नो, अगर आप वो उठा के देखोगे, टॉपर्स के विजन के टॉपर्स के आंसर शीट उठा के देखोगे, तो एवरेज राइटिंग वाले लोग अगर कंटेक्स्ट सही लिख रहे हैं, तो कंटेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उनको मार्क्स मिल रहा है, दे आर एबल टू स्कोर 110 प्लस। तो हमें कंटेक्स्ट देखना है सबसे पहले कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वैदिक एज पे। तो वैदिक एज थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है। एक मिनट, आई टेक, अच्छा चलो ठीक है, नो क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें वैदिक एज में बोला जाता है, काफी सारे थ्योरीज है कि वैदिक एज कैसे मतलब स्टार्ट हुआ। तो एक तो थ्योरी है कि दैट जो जो इस एरिया में स्टेपीज में थे, जो कॉकस माउंटेन्स में जो इनहेबिटेंट्स थे, वो इंडिया में मतलब इन्वेजन उन्होंने किया और डिस्प्लेस कर दिया जो नेटिव्स थे। तो अगर आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी बहुत पॉपुलर थ्योरी है, विच हैज बीन डिबंक्ड नाउ। उसमें बोला गया था कि दे आर्यंस दे केम फ्रॉम ये कॉकसेस और ये सेंट्रल एशिया, और उन्होंने आके डिस्प्लेस कर दिया। तो वहीं से सारा आपका पूरा जो एक ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और ये सब जो गार्बेज चल रहा है आज आज तक, तो वो वाला था थ्योरी। तो वो थ्योरी काफी पॉपुलर थी बाई कॉलोनियल हिस्टोरियंस। उन्होंने काफी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बढ़ावा दिया था डिवाइड करने के लिए इंडियन पॉपुलेशन को।
लेकिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि राखी गढ़ी में जो डीएनए एनालिसिस हुआ था, वहां से आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाज डिबंक्ड। और दूसरा था एक स्वामी सरस्वती दयानंद थे, उन्होंने बोला था कि आर्यंस जो थे दे वेर इनहेबिटेंट्स ऑफ टिबेट। अगर आपको दिख रहा है टिबेट से आए थे, तो वो काफी सारी थ्योरीज थी, बट जो मेन अग्रीड थ्योरी है कि जो वैदिक एज था दैट स्टार्टेड ड्यू टू द आर्यन कल्चर। हाँ, अब वैदिक लिटरेचर के बारे में बात कर देते हैं। तो दो टाइप की वैदिक लिटरेचर थी, एक थी श्रुति थी, एक थी स्मृति थी। तो जो श्रुति थी वो सुना जाता था, और जो स्मृति थी उसको याद किया जाता था। तो श्रुति में वेदास आ गए, आपके ऋग्वेद हो गया, समवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया एंड अथर्ववेद हो गया। हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि यूपीएससी पहले पूछती थी इस पे क्वेश्चन, 90s में क्वेश्चंस पूछती थी डिटेल में, बट फिर वो अब कंट्रोवर्सीज बहुत जनरेट होने लगी तो उन्होंने ये हटा लिया। फिर अरण्याक्स है, देन उपनिषाद है, ब्रह्मनास है। इधर स्मृति में आ जाओ तो पुराण्स है, उपवेद है, एपिक्स है लाइक महाभारत एंड योर रामायण, तंत्र है, धर्मशास्त्रास है, वेदंग है। तो ये एक मतलब यू कैन राइट, अगर बाय चांस, विच इज वेरी लेस, मतलब बहुत चांस बहुत कम है, लेकिन आ जाए तो आप लिख सकते हो। वैदिक सोसाइटी कैसी थी? तो वैदिक सोसाइटी पॉइंटर्स मैं दे रहा हूं फॉर योर जीएस वन मेंस। अगर जीएस वन में पूछा कि वैदिक सोसाइटी के बारे में कमेंट करो, विच अगेन बहुत मतलब उसका एक चांसेस बहुत लेस है, क्योंकि यूपीएससी डज नॉट वांट कि वो कंट्रोवर्सी करे। तो वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, बट वुमेन हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस, और एजुकेटेड थी औरतें उस समय की, एंड दे हैड एक्सेस टू द असेंबली। असेंबली क्या था? जो आर्यन सोसाइटी, अर्ली आर्यन सोसाइटीज थी, वहां पर असेंबलीज होती थी उस पूरे कम्युनिटी के लोगों की। तो वहां पर डिसीजंस लिए जाते थे, वहां पर जस्टिस डिलीवर किया जाता था। तो उस असेंबली में औरतों को आना अलाउड था। ये अर्ली अर्ली वैदिक सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। वुमेन जो थी वो उन्होंने हिम्स लिखा था, और वो जो थ्रेड, उनका सीक्रेट थ्रेड होता है, उपनयन सेरेमनी, तो वो औरतों का भी होता था। सोसाइटी उस समय बहुत रिजिड नहीं थी, कास्ट और ऑक्यूपेशन, कास्ट पे बेस्ड नहीं थी वो, ऑक्यूपेशन और जो वो था, जैसे अभी एज हम आगे चलते गए तो ऑक्यूपेशन और कास्ट बहुत रिजिड हो गया। उस समय उतना रिजिड नहीं था। और वरना जो सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, और ये जो मतलब आपका कायस्थ, एंड देन जो जो भी है, मतलब हम जो बात करते हैं V1 V2 V3, तो वो वर्ना सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि ट्राइबलिस्टिक सोसाइटी, ट्राइबलिस्टिक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट था। इंद्रदेव जो थे वो ही वाज वर्शिप्ड एज द ग्रेटेस्ट गॉड। अगर आज के डेट में आप देखोगे तो इंद्रदेव ही इज नॉट मतलब उस वो प्रोमिनेंस उनका खत्म हो चुका है उस समय। हाँ, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट ऑफ करेंसी वाज कॉल्ड निष्खा। तो ये पूछा जा सकता है आपको, मतलब तीन चार आपको टर्म्स दे दिया जाएगा, निष्खा, देन तीन चार यूनिट ऑफ करेंसी, और वो पूछा जाएगा व्हाट आर दीज। करेंसी है, वाटर रिजर्वॉयर है, या एक ये मतलब दो ऑप्शन आपको और दे दिया जाएगा। तो निष्खा याद रखना, इट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी। स्टिल उस समय बार्टर सिस्टम वाज प्रोमिनेंट। निष्का था, बट बार्टर सिस्टम वाज मोर प्रोमिनेंट। काउ एक इंपॉर्टेंट एनिमल था आर्यन सोसाइटी में। आज भी काउ इज अ सीक्रेट एनिमल इन इंडियन सोसाइटी। वुडन प्लाउ वाज कॉमन, यूज ऑफ वुडन प्लाउ। उस समय टेम्पल्स और आइडल वर्शिपिंग नहीं थी। उस समय यज्ञ और अग्नि अग्नि के सामने, जैसे आज भी हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ वाज मोर कॉमन देन टेम्पल्स एंड आइडल वर्शिपिंग। और कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र और स्टेट इमर्ज किया था, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि बाद में हुआ। जब महाजनपद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर पता चलेगा कि जो एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र आया। बट मोर और लेस बेसिक लेवल पे राष्ट्र का एक सेंटिमेंट आ चुका था। और लेकिन जो सोसाइटी थी इट वाज वेरी ट्राइबलिस्टिक। ओके, तो हमने कर लिया है जो जो इस मतलब करना था। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये थोड़ा था कि करें ना करें वाला टॉपिक है। स्टिल हम इसको हमने कर लिया बिकॉज हम सब कर रहे हैं, एंड वी आर एमिंग कि 100% हमें आए। और एक और बात है कि जो अभी हमने किया, इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट आई हैव प्लान्ड। बिकॉज अब देखो, एम लेके हमने चला है कि 70-80% एक्यूरेसी मारेंगे,
तो ये बहुत बेसिक चीज है, जैसे जो हमने आज पढ़ा, तो दिस इज नॉट इट। ये आप ऐसा मत समझना कि पीपीटी कर लिया, लेक्चर्स कर लिया एंड देन नोट्स पढ़ लिया तो हो गया। इसके बाद भी बूस्टर बूस्टर क्लासेस आते रहेंगे, बिकॉज जितना मैं खुद डेप्थ में जाऊंगा उतना मैं आपको शेयर करते रहूंगा। बिकॉज प्रीवियस ईयर का भी बहुत माइक्रो एनालिसिस मेरी चल रही है अभी, जैसे एज आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर, साइड बाय साइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी वो कर रहा हूँ। और द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत सारा थीम्स है जिससे क्वेश्चंस आ सकता है, तो 3-4 साल का वो भी कर लेंगे। एंड बाई आई थिंक मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च के सेकेंड वीक तक विल बी रेडी। बट आप अपने तरफ से भी 100% देना। आई मेक श्योर दैट आई विल बी गिविंग 100%। और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट तो लगेगी, लेकिन यार आप देख रहे हो हर साल इतना, मतलब इस साल आप देखोगे तो पीपल वेर सेइंग कि 80 जाएगा कट ऑफ। उसी होप में मतलब आधी जनता बैठी थी कि यार 80 से ऊपर आएगा, आया तो 97 वाले लोग का नहीं हुआ। तो कंपटीशन इज स्काई हाई, स्पेशली अगर आप इसमें जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो मतलब वो तो फिर 100 पार ही एक सेफ स्कोर है, 100-110 पार। तो उसके लिए जो एज चाहिए, दैट एंशियंट एंड मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर विल गिव यू, उसमें थोड़ा सा मेहनत है बट वो कर लेंगे हम। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप शेयर करें। दिस इज अ फ्री फॉर ऑल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। और हम we'll try to cover as many subjects, we'll try to cover as many topics as possible। और बस आज के लिए इतना था, तो I'll एक मिनट। ओके, तो I'll now stop